नमस्कार, टाइम फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज 2-3 दिन बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए आपसे रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक है तो आपके सामने है। दोस्तों, सियासत का एक मिजाज होता है। जब तख्त बदलता है, ताज बदलता है, सिंहासन बदलता है, तो कामकाज बदलता है। लेकिन जब तख्त, ताज, सिंहासन और ताज लोकतंत्र में बदला जाए तो काम नहीं बदलता है। काम वही होते हैं जो पुराना निजाम छोड़ के गया था। काम वही करने होते हैं जो अधूरे होते हैं। योजनाओं पर उन्हीं पे काम करना होता है जो पिछले निजाम ने शुरू की थी। अब पिछले निजाम ने जो शुरू की थी उसमें अगर खूबियां हैं तो ये आपके खाते में जुड़ेंगी, लेकिन अगर उसमें कमियां हैं तो भी फिर जो ताज आपने पहना है वो कांटे उसी ताज में लगे होंगे। ये तय है और ये हरियाणा में दिखाई देने लगा है। आप कहेंगे कि मैं पहेलियां बुझा रहा हूं, मैं बिल्कुल पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं दोस्तों। 10.5 साल मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बीजेपी सरकार चलाते रहे। पहले टेन्योर में अपने दम पर और दूसरे टेन्योर में 12 मार्च तक जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई और उसके बाद एकदम से निजाम बदल गए। 12 मार्च को जो है वो नायब सिंह सैनी सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। निजाम बदले लेकिन काम नहीं बदला। भर्तियां होनी थी, भर्तियों के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी वो निरंतर जारी रखनी थी। और क्योंकि चुनाव सिर पे खड़े थे, लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, तो परफॉर्मेंस भी दिखानी थी। अब जवाब तलब पुराने मुख्यमंत्री से तो होगा नहीं। जवाब तलब जनता जो करेगी वो नए मुख्यमंत्री से करेगी। नए मुख्यमंत्री के पास समय कम है, ये तय है। तो कैसे होगा? और वही सब होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। क्रीमी लेयर को लेके जो फैसला लिया था मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, वो ध्वस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। उसके बाद भर्तियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक जवाब जो पिछले निजाम के द्वारा दिया जाता था या हरियाणा के सुपर सीएम जिन्हें कहा जाता रहा अब तक, उनके द्वारा दिया जाता रहा कि एक भर्ती रोको गैंग है। वही जवाब आज वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया। लेकिन दोस्तों, अब वक्त इस हद तक गुजर चुका है कि इन सबको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। कैसे होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। हम सब के प्रिय नवीन धमीजा जी हमारे साथ हैं। नवीन जी को आप सब जानते हैं, इनकी बेबाक टिप्पणियों को हम जानते हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सवाल उठेंगे, तो नायब सिंह सैनी को जवाब देना होगा। लेकिन जवाब तो बनता है उन मुख्यमंत्री साहब से जो पहले सत्ता में रहे, शीर्ष पर रहे। लेकिन जवाब तो हरियाणा सरकार को देना है। उसमें फिर शीर्ष पे अब चाहे कोई और बैठा हो। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा आज का देखो बिल्कुल एकदम लोगों के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, सीधा मसला है। नवीन जी, कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार ने की, हो सकता है लोगों के भले के लिए की हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रही और उसका जवाब आज नायब सिंह सैनी को देना है। देखिए डबास जी, भले ही जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता के लाभ के लिए नायब सिंह सैनी सरकार कुछ फैसले ले रही है जी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हार गई, उनको 5 सीटों का नुकसान हुआ। और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, मात्र 3 महीने का समय है, कम समय है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उन्होंने लोकसभा चुनावों में जो 5 सीटें खोई हैं
उसकी भरपाई विधानसभा चुनावों में की जाए जी। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं जी। समीक्षा के दौरान उन्होंने इस बात की समीक्षा की, सारे विधायकों को बुलाया, सारे नेताओं को बुलाया, पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुलाया, संगठन के लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या कमियां रही, क्यों हमारी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव हारी। जी। तो अलग अलग जो मुद्दे निकल कर आए, नायब सिंह सैनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल खट्टर ने उस बात पर चिंतन किया और उन चीजों को तुरंत सुधारने की कोशिश में लग गए। हालांकि समय बहुत कम है। अब ये देखिए 9.5 साल से ज्यादा का समय इनका निकल चुका है सत्ता में और मात्र 3-4 महीने का समय है। इन 3-4 महीनों में ये कितनी पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि जब जनता अपना एक मन बना लेती है, अपना माइंड बना लेती है, खुद तय कर लेती है, तो उसके बाद आज अगर ये कुछ करेंगे उसका कितना फायदा इनको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने जनता के सुधार के लिए जो कमियां रही, जो परेशानियां जनता ने झेली, उसको दूर करने में दिन रात लग गए हैं। बहुत तेजी से ये उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा जी बड़ी तेजी से उठाया जी। अब जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ तो सरकार ने इन दोनों ही मुद्दों पे काम करना शुरू किया जी। रोजगार के मुद्दे को लेकर के कि सरकारी नौकरियां दी जाएं, भर्तियां निकाली जाएं, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए जी। उसको लेकर के इन्होंने ये देखा कि संविधान के मुद्दे को लेकर के एक बड़ा वर्ग इनसे नाराज रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज रहा। तो इन्होंने उस वर्ग को साधने के लिए भी कोशिश की। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि बैकवर्ड और एससी वर्ग को ओबीसी ए और बी और ओबीसी वर्ग को ए और बी वर्ग की नौकरियों में 15% की बजाय 27% का आरक्षण मिलेगा। उनका आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। हाँ, वो डिलीट की गई पोस्ट। लेकिन जब उनको बाद में एहसास हुआ कि ये उनका फैसला सही नहीं है, गलत है, तो रातों रात वो पोस्ट उनको डिलीट करनी पड़ी। हाँ, वो उनको लगा ये गलती से घोषणा हुई है या जिसने लिख के दिया उसने गलत लिख के दिया। देखिए जल्दी के दौरान क्या होता है, कुछ अधिकारी या कुछ उनके शुभचिंतक उनको राय मशवरा देते हैं जी। वो उस राय मशवरे को, उसकी वो लीगलिटीज नहीं देख पाते कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, क्या नहीं हो पाएंगी। सवाल तो यही ना कि सोशियो इकोनॉमिक आधार पे जो प्राथमिकताएं नौकरियों में देने की बात हुई थी, उसके बाद देखिए 25,000 से ज्यादा नौकरियों पे अब खतरा मंडरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। सोशियो इकोनॉमिक आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2022 में एक नीति बनाई थी कि जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 1,80,000 से कम है जी, यानी 15,000 रुपए महीना से जिनकी आमदनी कम है, उनको सरकारी नौकरियों में 5 अंक फालतू दिए जाएंगे और उसके आधार पर उनको नौकरियां दी जाएंगी। 2023 में जो भर्तियां की गई, लगभग 23,000 भर्तियों में ये फॉर्मूला अपनाया गया जी। 23,000 भर्तियों में जो गरीब परिवार के लोग थे, उसमें इन्होंने परिवार पहचान पत्र को आधार लिया। परिवार पहचान सी और डी ग्रेड की 23,000 सी और डी ग्रेड की नौकरियों में 23,000 नौकरियां उन्होंने परिवार पहचान पत्र के आधार पर, जिनकी वार्षिक आमदनी 1,80,000 से कम थी, उनको इसमें 5 अंक फालतू दिए गए।
और नौकरियों में भर्तियां की गई। जी जो बच्चे नौकरियों से वंचित रह गए जी वो अदालत के उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, उन्हें कहा कि भी हम काबिल थे, इसमें हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, हमारे अंक फालतू थे, लेकिन दूसरों को 5 अंक फालतू दे करके नौकरियां दी गई, हम लोगों को इससे वंचित रखा गया। हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया और ये कहा कि नहीं, ये सोशो इकोनॉमिक आपने नीति बनाई है, इस तरह की नीति हमारे देश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की श्रेणियां, उन्होंने कहा कि ये विशेष श्रेणी किसी एक राज्य में नहीं हो सकती, ये केंद्र का मुद्दा है, संविधान में इस तरह के लिए इसको बदलाव करना पड़ेगा। अगर ये लागू होगी तो सारे देश में होगी, ये नीति सारे देश में लागू होती है। हरियाणा सरकार इस मुद्दे को शायद समझ नहीं पाई, या उनके जो शुभचिंतक थे वो उन्हें समझा नहीं पाए। सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये इस तरीके से लागू नहीं हो सकती। अब उन 23,000 लोगों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी, उस परीक्षा में अगर वो रह गए तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। ये भविष्य का सवाल है ना नवीन जी, इसीलिए मैंने जब शुरुआत की इस प्रोग्राम की, मैंने कहा कि निजाम बदल जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि निजाम भले ही बदल जाए, लेकिन जब जिन योजनाओं पे और जो कार्य लगातार चलते रहते हैं उन पे काम करना पड़ता है नए निजाम को, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तो जवाब देखिए 2022 की योजना, जवाब नायब सैनी को देना होगा इस पे। अगर निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी है जी, आज फैसले उनको लेने होंगे जी, और फैसले के साथ साथ जो नई नीतियां लागू कर रहे हैं उसके प्रति जवाबदेही भी उन्हीं की बनेगी। लेकिन नवीन जी, सवाल ये है कि सरकार के पास तो बड़े विद्वान वकीलों की, कानून के जानकारों की, हर तरह के लोगों की भरमार होती है, एक बड़ी टीम होती है जो सरकार को हर मुद्दे पे उसके लीगल एस्पेक्ट्स और उसके आर्थिक एस्पेक्ट्स हर चीजों के बारे में अवगत करवाती है। उसके बावजूद ऐसा फैसला लिया गया जो ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में टिक सका, ना सुप्रीम कोर्ट में टिक सका। तो इसका मतलब इसमें कमियां तो थी, और कमियां रहते हुए अगर उस योजना को लागू कर दिया गया तो ये तो सिर्फ, देखिए दबाज जी, निश्चित तौर पर इसमें कमियां थी जी। लागू करते वक्त देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, सरकार के पास लीगल फोरम की एक बड़ी फौज होती है जी, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल तक एक बड़ी फौज होती है जिनसे सरकार समय समय पर राय मशवरा करती है, लीगल राय लेती है। और मुझे लगता है कि इन्होंने किससे लीगल राय ली, कौन इनका शुभचिंतक था, किसने इनको एडवाइस दी, क्योंकि एडवाइजर कौन थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था इस मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले निश्चित तौर पर इन्हें किसी बड़े वकील से चर्चा करनी चाहिए थी। कैसे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए 20 दिन के अंदर अंदर इनको हाई कोर्ट वाले फैसले को मानने के लिए वादे कर दिया, उस पर मोहर लगा दी। अब बात वो 23,000 को जिन्होंने नौकरियां दी थी सी और डी ग्रेड की, उनकी नौकरियां रहेंगी नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा उनको नौकरी से ना हटाया जाए, लेकिन दोबारा से परीक्षा उनकी रखी जाए। जो परीक्षा में पास नहीं होगा उनको नौकरी छोड़नी होगी। बड़ी बात यह है कि 23,000 कैंडिडेट नहीं, 23,000 परिवार है, 1,000 परिवार है। और आप ये देखिए जिनको नौकरी से हटाया जाएगा, अगर कोई ऐसा हुआ जिनको नौकरी से हटाया गया, तो बड़ा प्रश्न ये उठेगा, इस दौरान सरकार ने उनको जो वेतन दिया, उनको जो तनख्वाह दी, क्या उसकी रिकवरी की जाएगी? उसका भुगतान कौन भुगतेगा? वो सरकार के खाते से भुगतान भुगता जाएगा या उनसे रिकवरी की जाएगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा।
ये मामला उलझता चला जा रहा है। बड़ा सवाल है कि अगर सरकार सब कुछ जानती है, उसके बावजूद आज भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम और वैकेंसियां निकालेंगे, लेकिन ये सारी वैकेंसियां इतनी जल्दबाजी में, भर्तियां इतनी जल्दबाजी में, सितंबर में आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लागू, जुलाई और अगस्त का वक्त इनके पास है। प्रक्रिया पूरी होने में मुझे नहीं लगता कि कोई अगर वैकेंसी निकाली भी जाती है, उसकी प्रक्रिया पूरी होने, वो चुनाव तक प्रक्रिया पूरी हो भी जाएगी। ये किस तरह की, हम इसको सियासत कह सकते हैं सियासत इसे? देखिए डवाल जी, जल्दी जल्दी में ये फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्दी से ये सारे फैसले लेकर जी जनता को अपने पक्ष में लेना चाहती है। उन्हें लग रहा है कि 9.5 सालों में जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन 3 महीनों में, 4 महीनों में कर ली जाए। क्योंकि देखिए, सरकार हमेशा ये कहती रही कि बेरोजगारी के आंकड़े जो भी प्राइवेट संस्था या दूसरी संस्थाएं दे रही है वो गलत है, और इन्होंने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो अपने बेरोजगारी के आंकड़े निकाले, उसमें इन्होंने बताया कि हरियाणा में तो बेरोजगारी इतनी कम है, शायद किसी प्रदेश में इससे कम कहीं हो भी नहीं, और कोई आदमी बेरोजगार नहीं है। उनको ऐसा लगता है 3%, 3.5% बेरोजगारी प्रदेश सरकार बताती रही और तमाम आंकड़ों को जो है जुटलाती रही। लेकिन देखिए, अगर इस तरह से नौकरियां जाएंगी युवाओं की, रोज तो बढ़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ। जिन परिवारों की नौकरियां जाएंगी वो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। सरकार को इसका भारी नुकसान हो सकता है। तो सरकार को जो फैसले लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने होंगे। सरकार के पास वकीलों की एक बड़ी फौज है। राय मशवरा सरकार को हर मुद्दे पर लेना चाहिए। आप ये देखिए, नौकरी और भ्रष्टाचार के अलावा और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए रहे, अब सरकार उन पर बहुत तेजी से फैसले ले रही है। सरकार ने इन दिनों में जो बैठकें ली हैं जी, उन बैठकों में निकल के आया फरीदाबाद और गुड़गांव में स्टील प्लस 4 फ्लोर बनाने का जो मुद्दा था जी, जो सरकार ने इन पर रोक लगा दी थी। सरकार चर्चा कर रही है, राय मशवरा कर रही है कि सरकार दोबारा से स्टील प्लस 4 फ्लोर खोल दे। सरकार को लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग इसलिए भी उनसे नाराज हुआ, जो लोग प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग बिल्डर के व्यापार से जुड़े हैं, या जो आदमी, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जब बिल्डर बनाता है 4 फ्लोर तो लोगों को जो मकान, जो फ्लोर 70 लाख का, 80 लाख का मिलता था, 3 फ्लोर बनाने पे वही 1 करोड़ का या 1.25 करोड़ का मिलने लगा। नवीन जी, जब सरकार उसी की कीमत बढ़ा दी। सरकार जब इस तरह के फैसले लेने लगती है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार इस तरह के फैसले लेती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होती है, कहीं लोगों को आस उम्मीद बनती है, लेकिन कहीं सरकार विपक्ष को खुद ही मुद्दा तो नहीं पकड़ा देती है कि लीजिए, खेलिए, उछालिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब इस तरह के फैसलों में कोई कमी रह जाती है, कहीं गलती रह जाती है, तो विपक्ष निश्चित तौर पर उस मुद्दे को उछालेगा, उस मुद्दे को जनता के बीच उठाएगा और वो कहेगा कि ये सरकार की नाकामयाबी रही, सरकार ने जनता के खिलाफ फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने घेरा है सरकार को। देखिए, ये तो अभी कांग्रेस ने घेरना शुरू किया है, लेकिन चुनावों में ये मुद्दा और जोर शोर से उठ सकता है जी, और सरकार को इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो सरकार को जो भी फैसले लेने होंगे, बड़े सोच समझकर फैसले लेने होंगे। ऐसा कोई गलत फैसला ना हो जिससे सरकार को कदम वापस लेने पड़े, सरकार को उसमें नुकसान हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगे। आप ये देखिए, जब सरकार ने समीक्षा की, मुद्दों की समीक्षा की कि किन मुद्दों पर सरकार को झटका लगा, क्यों ये 5 सीटें हारी, प्रॉपर्टी आईडी का एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया। शहरों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन शहरों से भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, तो निकल के आया प्रॉपर्टी आईडी सरकार ने
मैंडेटरी कर दी। उसके बिना किसी की प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता जी। लेकिन हर आदमी इस बात से परेशान था कि उसकी प्रॉपर्टी आईडी या तो बन रही है तो उसमें खामियां हैं, उसमें गलतियां हैं जी। किसी का नाम गलत चढ़ गया, किसी का एड्रेस गलत चढ़ गया, किसी का फोन नंबर गलत चढ़ गया, किसी के पिताजी का नाम गलत चढ़ गया। सर्वे करने वाली कंपनी पे कार्रवाई करनी पड़ी। जब वो ठीक करवाने जाते थे तो उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। लोग चक्कर काटते थे ऑफिसों के सुबह से शाम तक। विधायक और मंत्री तक अधिकारियों को फोन करते थे कि ये नाजायज हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुनवाई किसी की नहीं होती थी। नवीन जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सवाल ये बनता है कि देखिए, अगर किसी अधिकारी को ट्रांसफर करके एक महकमे से दूसरे महकमे में जब भेजा जाता है बड़ा अफसर बना के, और वो उस महकमे को हेड कर रहा होता है, तो उसको भी अपने डिपार्टमेंट को समझने में कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए होता है। यहाँ तो सूबा संभालना है खट्टर जी के जाने के बाद नायब सैनी साहब को, और 6 महीने तो उन्हें मिले भी नहीं, और उनकी जवाबदेही जो है वो पिछली सरकार के दौरान किए गए। उस समय तो वो संगठन में काम कर रहे थे, न मंत्री थे। पिछली सरकार के दौरान जो जितने काम हुए उनको लेके भी बन गई है, और अपने जो 2-3 महीने का इनको जो टाइम मिलेगा मार्च से लेके और सितंबर तक का, वो उनके लिए भी जवाबदेही है। चेहरा तो बदल गया, लेकिन क्या इससे लोगों में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, क्योंकि चेहरा तो जब ही बदला जाता है जब लोगों में नाराजगी होती है, और चेहरा बदलने के बाद जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब शायद, या बीजेपी ये मान के चल रही थी कि शायद चेहरा बदलने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी है वो फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह की जवाबदेही है, इस तरह के सवाल उठने लगेंगे, तो आपको लग रहा है कि सरकार को एक नया फार्मूला इजाद करना पड़ेगा लोगों को संतुष्ट करने के लिए, मनाने के लिए? क्योंकि देखिए, लोकसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव है साहब। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। जब कोई चेहरा बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। हाँ। जब तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जितने भी अफसर थे की पोस्ट पर, सब मनोहर लाल खट्टर की पसंद के अफसर थे जी। हालांकि ये आरोप 9.5 साल हमेशा लगता रहा कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है, और अभी भी लग रहा है वो। मैं वही कह रहा हूं, पहले दिन से ये लग रहा था, और लोग इस बात को लेकर शिकायतें करते गए कि अफसरशाही हावी है। चुनावों के बाद मनोहर लाल खट्टर ने खुद ये बात कही कि अफसरों ने चुनावों में विपक्ष का साथ दिया है। उन्हें इस बात का एहसास था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। और नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तब नायब सिंह सैनी ने इस फेस को भी झेला है जी। उन्हें भी इस बात की असलियत पता है, लेकिन उनके पास समय इतने कम है कि वो चाह करके भी अफसरों को बड़े स्तर पर नहीं बदल पा रहे जी। क्योंकि एक तो आज भी मनोहर लाल खट्टर उनके सुपर बॉस बने हुए हैं जी। भले ही वो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सुपर बॉस उनके मनोहर लाल खट्टर हैं। वो उनसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेते, ऐसा लोग बताते हैं उनके आसपास रहने वाले। ऐसा जो हरियाणा में आज भी जो मान्यता है, जो लोग और जो अफसर, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो यही है। आप ये देखिए, अब भी जितनी समीक्षा बैठकें हो रही हैं हरियाणा को लेकर के, कल रोहतक में एक बड़ी रैली हुई, बड़ी सभा हुई। बड़ी सभा हुई, उसमें भी मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक थे। वो धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा के चुनाव प्रभारी बनाए गए, उनका स्वागत रखा गया। उसमें भी मनोहर लाल हेड कर रहे थे एक किस्म से। भले मुख्यमंत्री वहां थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनोहर लाल आज भी जो है दिशा निर्देश उन्हीं के चल रहे हैं। तो ऐसा देख के जो दिखता है वो चर्चा में चल रहा है। तो आप ये देखिए, इस 3 महीने के समय में
रिजल्ट देने हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जी। ये उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है कि वो पिछले 9.5 साल की कमियों को और इन 3 महीने में जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करें, क्योंकि जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री वो हैं। दोस्तों, जैसा कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जवाबदेही उनकी बनती है। भले ही उनके पास वक्त कम है, लेकिन उनको अपने 12 मार्च से लेके और नई सरकार के गठन तक चुनाव में भी जवाबदेही उनकी बनती है। कुछ ही महीनों के मुख्यमंत्री है वो। अगली सरकार जब बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या नायब सिंह सैनी होंगे या किसकी सरकार होगी, बीजेपी की होगी, नहीं होगी, ये चुनाव के बाद की बात है। लेकिन चुनाव तक जवाबदेही नायब सिंह सैनी की है। और अगर इस तरह के फैसले पुराने निजाम के कार्यकाल के दौरान लिए गए, जिनका जवाब उन्हें देना है, तो मुश्किल नायब सिंह सैनी के लिए भी हो सकती है, जिसको लेके विपक्ष भी मुखर नजर आ रहा है। बड़ी सटीक टिप्पणियां नवीन जी ने की है, इसीलिए नवीन जी आपके हमारे सबके पसंदीदा पत्रकार हैं। बेखौफ बोलते हैं, निडर बोलते हैं, और आज की तारीख में जिस तरह का मीडिया आप देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह बेखौफ और निडर बोलने वाले लोग गायब हो चुके हैं। तो नवीन जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नवीन जी, आप इसी तरह निडर बोलते रहे, बेखौफ बोलते रहे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पे आपकी टिप्पणियां लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और फोन आता है लोगों का। 2 दिन शो नहीं गया हमारा, मेरे पास 2-3 लोगों के फोन आए इस शो को लिए। मेरे पास भी लगातार कई लोगों के फोन आते रहे, तो भाई साहब आपका शो, आपका कार्यक्रम आप हम लोगों के पास भेजती हो, भाई क्या रहा, आया नहीं। तो दोस्तों, नवीन जी की टिप्पणी पे आप भी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स की हमें हमेशा इंतजार रहती है। आप बताइए आपको ये शो कैसा लगा। नायब सिंह सैनी को लेके आप टिप्पणी कर सकते हैं, सरकार के फैसलों को लेके टिप्पणी कीजिए, और जो रोजगार को लेके इस समय हरियाणा में चल रहा है उसको लेके कमेंट कीजिए। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं, आपके सामने आते हैं तो पूरे रिसर्च के साथ आने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।